दोस्तों, जेलर जो है एक व्यक्ति के पास आता है जो जेल में बंद रहता है। वो उससे कहता है कि सुनो, 2 दिन के बाद तुम्हें फांसी होने वाली है। अगर तुम्हारी कोई भी आखिरी ख्वाहिश है, कोई भी आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। हर कैदी की आखिरी इच्छा जो है मरने से पहले पूरी की जाती है। अब जैसे ही वो व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ रहता है, उसके बिल्कुल वो स्तब्ध हो जाता है। कुछ देर के लिए उसकी सांसें थम जाती है। फिर उसके बाद से जेलर फिर से वही दोहराता है कि 2 दिन के बाद तुम्हें फांसी होने वाली है। तुम्हारी फांसी की सज़ा जो है वो मुकर्रर हो गई है। 2 दिन के बाद हम तुम्हें फांसी दे रहे हैं। और फांसी देने से पहले हमारे जेल का नियम है कि अगर किसी की कोई ख्वाहिश हो, तुम कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, या कोई तुम्हारा मैसेज जो है तुम अपने घर वालों को देना चाहते हो, या अपने घर वालों से तुम मिलना चाहते हो, तो अपनी आखिरी ख्वाहिश जो है वो तुम बता सकते हो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो है उसको पूरी किया जाएगा। और उसके बाद से लड़खड़ाते हुए कदमों से, आंख में आंसू लिए हुए, वो जो है व्यक्ति होता है वो जेलर के पास पहुंचता है। कहता है कि जेलर साहब, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर जो जेलर है वो कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है ठीक है, तुम्हें मंजूरी दी जा रही है। अगले दिन तुम्हारी बेटी जो है उसको भेज दिया जाएगा तुम्हारे पास में। और उसके बाद से दोस्तों एक बैरक का अलग इंतज़ाम किया जाता है और इसी बैरक में उसकी बेटी को बुलाया जाता है और उसके पिता को उस बैरक में भेज दिया जाता है। बैरक में भेजने से पहले वहाँ पर जो भी जेलर होता है वहाँ पर कैमरे का इंतज़ाम किया रहता है और वो माइक का इंतज़ाम किया रहता है और बेटी जो भी बात करे इन लोगों को सुनाई दे। पिता होता है वो अपनी बेटी से पहले तो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तुम्हारी शादी नहीं कर सका। बहुत मैंने प्रयास किया, लेकिन बेटी बिना शादी किए ही मैं तुम्हारी जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटी जो है अपने पिता से पूछती है कि पिताजी आपने ये सब क्यों किया। तो पिता जो है दोस्तों कुछ ऐसी बात बताता है कि जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आपको भी लगेगा कि एक पिता का जो दिल होता है, पिता का जो कलेजा होता है वो कितना बड़ा होता है। आखिर में उस पिता ने ऐसी क्या गुनाह किया था कि जिसके लिए उसे फांसी की सज़ा होने वाली थी। दोस्तों ये कहानी जो है एक पिता की मजबूरी की कहानी है जो आपको कहीं ना कहीं रुला देगी। और इसलिए दोस्तों मैं चाहती हूँ कि इस पिता की मजबूरी की कहानी जो है दोस्तों सुनिएगा ज़रूर, थोड़ा सा वक्त निकाल के, कि कैसे एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो निकलता है, लेकिन मजबूरियाँ जो है उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं। उसे आज वहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं कि मौत उसके सामने होती है और 2 दिन के बाद उसे फांसी की सज़ा होने वाली होती है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था कि जिसके लिए आज उसे 2 दिन के बाद उसे फांसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है दोस्तों हाई विक्रांत की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। और आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो कमेंट में जो भी बातें हैं आप वो लिख सकते हैं और उसके बाद से मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जो है वो जरूर करूंगी। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो बिहार राज्य की घटना है। बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में ओम प्रकाश जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। ओम प्रकाश जो थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ही निचले स्तर से भी बहुत ज्यादा वो गरीब थे। तो ओम प्रकाश जो है वो इधर उधर जाकर घूमकर फेरी लगाया करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गांव मोहल्ले में कुछ व्यक्ति जो होते हैं आते हैं, वो कपड़ा लिए होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं। ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश भी करते थे, वो गांव गांव जाकर फेरी लगाते थे। इसी तरह उनका घर परिवार जो है चल रहा था। और ये ओम प्रकाश का कोई भी बेटा नहीं था। इसी बात का ओम प्रकाश और उनकी पत्नी मधुमालती को भी बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी परवरिश जो है वो बिल्कुल बेटों की तरह करे। और इसीलिए ओम प्रकाश जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते और अपनी 2 बेटियों को भी वो पढ़ा रहे थे ताकि उनकी जो बेटियां हैं वो आगे चलकर नौकरी पा जाए और कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर ले। और इसीलिए जो ओम प्रकाश है, जो उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम सोनिया था और एक का नाम राधिका था, वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। हालांकि ओम प्रकाश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा सके, लेकिन ओम प्रकाश जो है अपना एक टाइम का
पेट का खाना जो है वो काट लिया करते, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई में, शिक्षा में कोई भी कमी नहीं होने देते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बेटियां पढ़ लिख जाएंगी और वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी, कुछ अच्छी नौकरी करने लगेंगी, तो ना ही उनके घर की गरीबी दूर हो जाएगी, बल्कि उनकी दरपुस्तें भी जो है वो आने वाली सुधर जाएंगी। इसीलिए ओम प्रकाश फेरी लगाकर बहुत दिन रात मेहनत किया करते और एक वो टाइम कम खाना खाते, लेकिन अपनी बेटियों को वो पढ़ाया करते थे। इसी तरह जो उनकी बड़ी बेटी सोनिया रहती है, वो इंटर की परीक्षा पास कर लेती है। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद से वो दरोगा की एसआई की तैयारी करती है, दिन रात मेहनत करके वो तैयारी करती है। इधर वो बीए में भी एडमिशन लेती है। सोनिया के जो पिता थे ओम प्रकाश, अपनी बेटी को ऑनलाइन ही एडमिशन दिलाते हैं। वो एक वो एप्लीकेशन से नामा जामा कोचिंग संस्थान होता है ऑनलाइन में, उस पर वो एसआई का वो बैच लेती है और अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर देती है। साल 2 साल वो बहुत मेहनत करती है, उसके बाद से एसआई की परीक्षा देती है। इधर उसका बीए भी कंप्लीट हो जाता है। एसआई की परीक्षा देती है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि आज की जो परीक्षा है, अब देख रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा धांधली होती है। कोई परीक्षा जो है फिर वो रद्द हो जाती है, कहीं उसमें कोई चीटिंग हो जाती है। ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ होता है। सोनिया परीक्षा देती है, उसमें वो क्वालिफाई भी हो जाती है, लेकिन किसी कारण से जो वैकेंसी होती है वो कोर्ट में चली जाती है और इस कारण से कोर्ट में काफी लंबे समय से वो जो वैकेंसी है लटक जाती है। अब इस कारण से सोनिया जो है बिल्कुल परेशान हो जाती है। 2 साल का वक्त बीत जाता है, ना ही एसआई की अब कोई भर्ती आती है और ना ही वो वैकेंसी जो कोर्ट में गई थी वो क्लियर होती है। अब इधर ओम प्रकाश और उनकी बेटी पर बहुत परेशान रहती है कि अब वो क्या करे। अब इधर सोनिया की शादी भी करने की टेंशन जो है ओम प्रकाश को सताने लगती है। अब ओम प्रकाश जो है अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो ढूंढने भी लगते हैं, लेकिन बात दरअसल दोस्तों आज ये है कि आज एक लड़की की शादी करना है तो बिना दहेज के तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में उनकी लड़की के साथ कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता। जहां भी ओम प्रकाश अपनी बेटी की रिश्ते के लिए बात करते, हर कोई दहेज मांगता। अब ओम प्रकाश की ये स्थिति नहीं थी कि वो अपनी बेटी को दहेज दे सके, वो किसी तरह शादी कर ले, वही बहुत बड़ी बात थी। अब ओम प्रकाश जो है हर जगह जब वो रिश्ता अपनी बेटी का लेकर जाते हैं और इसी कारण से उनकी बेटी को लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि ओम प्रकाश जो है वो दहेज नहीं दे पाते हैं। अब ये सब जो चिंता है ओम प्रकाश को सताई जाती है। इसी तरह ओम प्रकाश जो है फिर जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो ओम प्रकाश अपनी बेटी और अपनी पत्नी से कहते हैं कि लगता है कि अब मुझे बाहर जाकर कोई काम करना चाहिए, मुझे बम्बई निकल जाना चाहिए। वहीं पर हो सकता है कि कोई काम जो है मुझे अच्छा मिल जाए, या फेरी वाला मैं वहाँ पर काम करूँगा और कोई काम होगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि बड़ा शहर है तो वहाँ पर बहुत सारे अवसर होते हैं। यहाँ पर मैं रहकर समस्तीपुर में तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं अपने घर का खर्चा चला पा रहा हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो कैसे भी करना है और मुझे अपनी बेटी की शादी तय करनी है। दरअसल दोस्तों क्योंकि जो ओम प्रकाश की बेटी सोनिया रहती है उसकी शादी दहेज के कारण कहीं भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ओम प्रकाश अब सोचते हैं कि वो बम्बई जाएंगे और बम्बई जाकर कुछ पैसे कमाएंगे और उसके बाद इतने वो पैसे कमाएंगे ताकि वो अपनी बेटी सोनिया के लिए कुछ दहेज वो जमा कर सके। इसी का अब यही सारे सपने लिए हुए, अपने बेटी के सपने लिए हुए ओम प्रकाश जो है बम्बई निकल जाते हैं चालू टिकट से। बड़ी मुश्किलों से आप जानते हैं दोस्तों कि भीड़ जो बम्बई की ट्रेन होती है कितनी ज्यादा उसमें भीड़ होती है और चालू ट्रेन में दोस्तों तो खड़े होने की इंसान की बिल्कुल जगह नहीं रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब जो होता है दोस्तों उसके पास हालातों के समझौता करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ओम प्रकाश जो है कुछ रूखा सूखा खाना लेकर पोटली बांधकर उनकी पत्नी जो है अपने पति को खाना देती हैं, वो खाना लेकर ओम प्रकाश जो है ट्रेन पर चढ़ते हैं। और इतनी ज्यादा दोस्तों उस ट्रेन में भीड़ होती है कि ओम प्रकाश जो है पहले बहुत देर खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद से दोस्तों शाम हो जाती है, रात आ जाती है। ओम प्रकाश को समझ में नहीं आता है कि इतनी लंबी दूरी का फासला जो है वो बम्बई तक वो खड़े खड़े कैसे करेंगे। उनका पैर जो है बिल्कुल थक जाता है और उम्र भी ओम प्रकाश की हो चुकी थी, कोई वो जवान नहीं थे कि वो खड़े खड़े पूरे बम्बई तक वो ट्रैवल कर सके। अब उसके बाद ओम प्रकाश को जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो जो टॉयलेट वाले जो ओम प्रकाश होते हैं वो टॉयलेट की जगह जाकर, जो टॉयलेट जहाँ पर होती है ट्रेन में, वहीं पर वो गमछा बिछाकर सो जाते हैं और जब भूख लगती है तो कुछ वो खा लेते हैं, खाकर फिर वो सो जाते हैं। इसी तरह वो अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन बम्बई आ जाता है, बम्बई में वो उतरते हैं। वहाँ पर जो भी खाना हुआ होता है, वो जो खाना उनके पास बचा होता है, वो रोटी जो है महक जाती है। लेकिन उनकी जेब में जो भी पैसे थे, ओम प्रकाश ये सोचते हैं कि ना जाने ये पैसा जो है मुझे क्या काम देगा, और ये नया शहर है, नए लोग हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई मेरी मदद करेगा, एक टाइम का खाना भी मुझे मिल पाएगा
कि नहीं मिल पाएगा, यही जो पैसे हैं मुझे काम देंगे। अब उसके बाद से वही खराब खाना जो है ओम प्रकाश खा लेते हैं और उसके बाद से वो अपना काम जो है, जिस काम के लिए वो गए थे, यहाँ वहाँ वो अपना काम ढूंढने लगते हैं। और फिर उसके बाद से कहीं भी उनको कोई काम नहीं मिलता है तो फिर इसी तरह वो फेरी करने लगते हैं, फेरी करते हैं और उसके बाद फुटपाथ पे ही वो सो जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ज़माना इतना ख़राब है और जो गरीबों की किस्मत होती है ना दोस्तों, वो भी ऊपर वाले इतना ख़राब लिखता है कि ओम प्रकाश जो है फेरी बेचकर, फेरी लगाकर वो सोए हुए थे कि जब उनकी सुबह नींद खुलती है तो देखते हैं कि जो भी उनके फेरी का सामान है वो गायब हो चुका है। अब ओम प्रकाश ये देखते हैं तो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये उनके साथ क्या हो गया, वो क्या करने के लिए निकले थे और क्या हो गया। अब उनके पास फेरी का सामान नहीं है, अब वो क्या बेचेंगे, अब वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बैठ कर रो रहे होते हैं। उतने में से इसी तरह उनको रोते रोते सुबह से शाम हो जाती है, वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पर और भी लोग आते हैं, बम्बई शहर होता है, वहां पर बहुत सारे लोग, गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन कोई भी ओम प्रकाश के पास ये जाकर नहीं पूछता है कि ओम प्रकाश आखिर में क्यों बेहोश हो गए हैं। ऐसे में फिर शाम हो जाती है, ओम प्रकाश वहीं पड़े रहते हैं। एक पुलिस वाला होता है, वहां से गुजर रहा होता है, उसकी नजर जो है ओम प्रकाश पर पड़ती है तो वो ओम प्रकाश को उठाता है, उसको पानी पिलाता है, उसको होश में लाता है। तो जैसे ही ओम प्रकाश जो है होश में आता है वो रोने लगता है और उसके बाद से पुलिस वाला ओम प्रकाश से उसकी कहानी जानता है। तो जो ओम प्रकाश होते हैं वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे कितनी मुसीबत से वो अपने गांव से निकलकर बम्बई शहर में कमाने के लिए आए और उनका जो सामान है जो वो बेचते थे वो चोरी हो गया। अब पुलिस वाला जो होता है वो बहुत दयालु होता है, उसके ऊपर उनको दया आती है। वो उसके बाद से वो उसको अपने घर ले जाता है और वो कुछ काम दिलाता है, बोलता है कि ठीक है मेरे घर पे तुम झाड़ू पोछा करना और इसके बदले में तुमको कुछ पैसा दूंगा। और उसके बाद से दोस्तों जो ओम प्रकाश होते हैं वहीं पर रहने लगते हैं, उनके घर का काम करते हैं, इसके बदले उसको वो कुछ पैसा देते हैं। फिर वही कुछ पैसा वो इकट्ठा करके वो फेरी, जब उसको समय मिलता वो फेरी भी लगाया करता। इसी तरह ओम प्रकाश की जिंदगी जो है वो थोड़ा अच्छी चलने लगी थी और ओम प्रकाश जो पैसा कमाते थे वो अपने घर थोड़ा मोड़ा भेज दिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, शहर जो होता है कि किसके चेहरे पर क्या लिखा होता है दोस्तों किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि हर अच्छा व्यक्ति दोस्तों उसके अंदर एक शैतान छुपा होता है। ऐसा ही कुछ ओम प्रकाश के साथ भी होता है। ओम प्रकाश जिस पुलिस वाले के साथ रह रहे थे वो ड्रग्स का काम किया करता था। ओम प्रकाश जो है वो जब भी बाहर जाते हैं तो ओम प्रकाश को वो ड्रग्स दिया करता और बोलता कि ये तुमको इनको देना है। ओम प्रकाश को नहीं पता था कि उस बैग में क्या होता था। ओम प्रकाश जो भी लोकेशन वो बताते, वो जो पुलिस वाला बताता, वो जो बैग है जो उसको दिया करते वो उस बैग को दे दिया करता। एक दिन ऐसा होता है कि किसी पुलिस को इस बारे में खबर लग जाती है कि कोई फेरी वाला जो है वो ड्रग्स की हेरा फेरी करता है। अब वो जो पुलिस होती है ओम प्रकाश को रंगे हाथ जो है सबूत के साथ पकड़ लेती है, फिर उसको थाने लेकर आती है। और इधर जो है दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो पुलिस वाले की पत्नी होती है उसका भी कत्ल हो जाता है। इसका भी जो आरोप है वो भी इसके ओम प्रकाश के ऊपर आ जाता है। अब इधर सारे सबूत जो है वो ओम प्रकाश के खिलाफ होते हैं और जो है ओम प्रकाश को फिर उसको फांसी की सजा सुनाती है। और उसके बाद से इधर उनके परिवार वालों को खबर जाती है तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर क्या बोलते हैं, फिर साल 2 साल वो जेल में रहते हैं। उसके बाद से इधर उनको मुकदमा चलता है और उसके बाद से फाइनल फैसला आता है कि जो ओम प्रकाश है उनको फांसी की सजा होने वाली है। जेलर उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि तुम्हें 2 दिन में फांसी होने वाली है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम बता सकते हो। ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके बाद से फिर वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरी बेटी जो है समस्तीपुर जिले में रहती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ पर बुला दिया जाए। मैं मरने से पहले एक बार, आखिरी बार मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम सोनिया है। अब उसके बाद से जो जेलर है वो मिलने की परमिशन देता है, उसकी बेटी को बम्बई लाया जाता है और उसके बाद से सोनिया जो है वो अपने पापा से मिलती है। पहले तो दोनों मिलकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। उसके बाद से बेटी कहती है कि पिताजी ये सब क्या हो गया, आप क्या करने के लिए निकले थे, आप तो मेरी शादी करने के लिए निकले थे, दहेज जुटाने के लिए निकले थे पिताजी, ये क्या से क्या हो गया। तो जो ओम प्रकाश होते हैं अपनी बेटी को पूरी कहानी बताते हैं कि बेटी ये जो दुनिया है बहुत ख़राब है। मैं सोचा था कि बड़ा शहर है, बड़े लोग हैं, वहाँ पर कुछ पैसा कमाऊंगा, लेकिन बेटा
यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में मैं आया था, लेकिन अब तो मेरी जान के लाले पड़ गए हैं। शहर में बेटा मैं तुमसे यही सीख दूंगा कि कभी भी तुम बड़े शहर में जाने के सपने मत देखना। वो अपनी जो पूरी आप बीती है, जो जो उसके साथ होता है, वो पूरी कहानी बताता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बैरक में उसे बंद किया गया है उसमें एक माइक लगा दिया गया है ताकि जो भी वो अपनी बेटी से बात करे उसको सुनाई दे। अब जो जेलर है वो ये सब सुन रहा होता है। ये सब सुनता है तो उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू गिरने लगते हैं और उसका जो दर्द सुनता है, उसको दर्द सुन के बहुत ज़्यादा उसको अफसोस होता है। फिर वो ये सोचता है कहीं सच में ये जो आदमी कह रहा है, कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि इसको गलत केस में फंसा तो नहीं दिया गया है। अब उसके बाद से फिर वो तुरंत अपने और जो आला अधिकारी, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे वो बात करता है। बड़े अधिकारी भी ये सोचते हैं कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी एक गलती की वजह से कोई बेकसूर जो है फांसी पे ना चढ़ जाए। एक बार फिर से 2 दिन का वक्त होता है, 2 दिन के फांसी का। उससे पहले जो बड़े अधिकारी होते हैं वो फिर से एक बार जांच करने के लिए आदेश देते हैं और सारे जो सबूत है फिर से वो इकट्ठे करने के लिए वो कहते हैं। और इधर ओम प्रकाश और प्रकाश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल रहता है। इधर क्या बोलते हैं, जो पुलिस की एक टीम गठित की जाती है वो फिर से एक बार पूरी जांच करती है और जिस पुलिस अधिकारी ने, जिस पुलिस ने उसे फंसाया था उससे भी पूछताछ की जाती है। उस पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस वाला जो होता है वो पूरा सच जो है अपना कबूल लेता है और उसके बाद से दोस्तों ये जो ओम प्रकाश होते हैं वो बेकसूर साबित हो जाते हैं। और उसके बाद से जो जेलर आता है वो उनको ये खुशखबरी सुनाता है कि आपकी जो सजा थी वो माफ़ कर दी गई है। दरअसल हमने आपकी जो पूरी बात है, आप अपनी जो बेटी से बात कर रहे थे, वो हमने सुनी और हमें आपकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई लगी, इसलिए हमने फिर से एक बार जांच करवाई और फिर एक नई तरीके से हमने टीम गठित की तो उसमें आप बेकसूर पाए गए और आपकी जो फांसी की सज़ा है वही नहीं माफ़ होती है, बल्कि क्या बोलते हैं कोर्ट जो है आपको रिहा भी करती है। और उसके बाद से आपने जो भी तकलीफ सही उसके बदले में जो है आपको मुआवजा भी कोर्ट दे रही है। अब ओम प्रकाश ये सुनते हैं तो पहले तो जेलर का वो बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर से एक बार फुट फुट कर रोने लगते हैं। और इस तरह दोस्तों ओम प्रकाश जो है अपने घर हंसी खुशी लौट आते हैं। लेकिन अभी भी उनकी बेटी की जो शादी है वो अभी भी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।